किसी व्यक्ति की उपयोगिता क्या है? किसी लेखक के लेखन का अर्थ क्या है? उसकी कृतियाँ कब तक उसे जिंदा रखती हैं? कोई लेखक अंततः अपने लेखन से चाहता क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी एक कालजयी कृति मैला आंचल की भूमिका में लिखा था, इसमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी है, गुलाल भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से भी दामन बचाकर नहीं निकल पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम में हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु के कथा संसार का मूल्यांकन। इसका संयोजन जो है वह दक्षिणेश्वर प्रसाद राय ने किया है। रेणु जी के बारे में हिंदी साहित्य जगत के हर व्यक्ति को पता होगा। वह पाठक जो हिंदी साहित्य को जानता है निश्चित रूप से फणीश्वरनाथ रेणु के नाम को जानता होगा। रेणु हिंदी के ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें आंचलिक उपन्यासों को प्रेमचंद की परंपरा से आगे बढ़ाने का सुयोग्य अवसर, अधिकार और श्रेय प्राप्त। रेणु ने प्रेमचंद की तुलना में प्रेमचंद के गांव में रहने वाला नायक या प्रेमचंद के गांव का जो किरदार है वह आदर्शों से बंधा हुआ। वहाँ जो सपने हैं वह आदर्शों से हैं और उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास, उनके पात्रों को बढ़ावा देती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं। लेकिन रेणु के उपन्यासों में उनका अंचल ही नायक। अगर वे मैला आंचल में पूर्णिया की कथा कहते हैं तो पूर्णिया अपने आप में नायक है। उसके किरदार, हर किरदार, चाहे वह संक्षिप्त समय के लिए ही उस उपन्यास में आया हो, उसकी अपनी भूमिका रही। 4 मार्च 1921 को पूर्णिया जनपद के औराही हिंगना गांव में रेणु का जन्म हुआ। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए। हालांकि बाद के दिनों में उन्होंने पद्मश्री का त्याग भी किया था आपातकाल के विरोध में। वे एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने 1942 के स्वतंत्रता संग्राम, भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। 2 वर्ष के लिए जेल गए थे और भारत के साथ साथ नेपाल के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी अपनी भूमिका थी। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जिसकी मैंने बात की, उसमें भी, छात्र आंदोलन में भी उनकी अपनी भूमिका रही। उनकी चर्चित कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनी जिसने उन्हें विश्वव्यापी ख्याति दी। रेणु जी के कथा संसार का मूल्यांकन इस पुस्तक में दक्षिणेश्वर प्रसाद राय के संयोजन में जो कृति आई है वह कई आलोचकों की जो दृष्टि है रेणु की कृतियों पर उनको एक जगह लाती है और इस लिहाज से यह पुस्तक महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह 12वीं की हो, चाहे वह स्नातक स्तर की हो, चाहे स्नातकोत्तर स्तर की हो, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा की हो, चाहे राजस्थान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या शिक्षक परीक्षा भर्ती हो या REET हो या UGC नेट परीक्षा हो, हर परीक्षा में और लोक सेवा की मुख्य परीक्षा में पिछले कई दशकों से रेणु से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, यह पुस्तक उनका निदान करती है। पुस्तक में कुल 28 अध्याय हैं जो अलग अलग रचनाकारों द्वारा लिखे गए हैं। उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु पर डॉक्टर विजेंद्र नारायण सिंह का आलेख है। डॉक्टर श्याम सुंदर घोष ने एक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु की उपलब्धियों पर नजर डाली है।
डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश ने रेणु को नव मुक्त मनुष्य का मसीहा बताया है। वह हाल ही किस्म शामिल है। निशिकांत ठाकुर ने रेणु की आंचलिकता के बहाने एक बातचीत की है। कर्मेंदु शिखर ने ग्राम्य जीवन पर लिखने वाले अद्भुत रचनाकार रेणु को देखा है, मतलब उन पर लिखा है। कृष्ण कमलेश ने कथा गायक फणीश्वरनाथ रेणु नामक लेख लिखा है। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने ग्रामीण व्यवस्था के कथा शिल्पी के रूप में रेणु को निरूपित किया है। बैजनाथ राय ने रेणु की रचना धर्मिता और राजनीतिक प्रतिबद्धता पर नजर डाली है। डॉक्टर सिंधु भिंगाकर सरिता ने फणीश्वरनाथ रेणु के कथा साहित्य में जो स्त्री का चित्रण है, नारी चित्रण, उस पर लिखा है। मंजू रानी सिंह ने फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में नारी पर दृष्टि डाली है। डॉक्टर जवाहर सिंह ने रेणु के औपन्यासिक शिल्प और उनके प्रयोग की सार्थकता पर अपनी बात रखी है। डॉक्टर योगेश्वर ने रेणु के उपन्यासों में आंचलिक शब्दों की जो भूमिका है उसकी बात करते हैं, तो डॉक्टर श्याम सुंदर घोष कहते हैं कि रेणु जो है गाते हुए गद्य के लेखक हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसड़े ने महिला आंचल को 257 पात्रों का उपन्यास कहा है और उन पर नजर डाली है। जवाहर सिंह ने रेणु के उपन्यासों की भाषिक संरचना, तो डॉक्टर परीक्षित हजारिका ने महिला आंचल और मेरी जियोरी का तुलनात्मक अध्ययन किया है। डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने रूसी विद्वानों की दृष्टि में रेणु की क्या अहमियत थी उसको परखा है, तो विजय अग्रवाल रजनीश ने पश्चिमी जर्मनी की विदुषियों की दृष्टि में रेणु क्या थे ये लिखा है। नलिन बिलोचन शर्मा ने सदियों बाद लिखी जाती है महिला आंचल जैसी रचना में महिला आंचल की विशिष्टताओं का उल्लेख किया है। तो उपेंद्र नाथ अश्क का एक आलेख है इसमें जो यह बताता है कि महिला आंचल किस तरह से नई शैली वाली कृति है जिसने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय महिला आंचल को केवल पूर्णिया की कथा नहीं कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि वो हर अंचल की, भारत के जितने भी ग्रामीण अंचल हैं उनकी कथाएं कहता है। डॉक्टर दिलजीत दिव्यांशु का आलेख जो है वह महिला आंचल में जो मानव का केंद्रण है और रचनात्मक गठन का जो उसका सौंदर्य है उस पर नजर डाली है। नंद दुलारे वाजपेयी ने परती परिकथा का उल्लेख किया है। मैं बताऊं कि परती परिकथा निश्चित रूप से रेणु की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित औपन्यासिक कृति है जिसके भाषा विन्यास के चलते, जिसके शिल्प के चलते, जिसके कथ्य के चलते बहुत बार लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन जो लोग जिनको भाषाओं की समझ है वह जानते हैं कि महिला आंचल से आगे का कथानक परती परिकथा का है। नंद दुलारे वाजपेयी भी उसी बात को कहते हैं। डॉक्टर प्रेम शंकर का कहना है कि विरोधी समीक्षाओं की सीमा से बहुत ऊपर है परती परिकथा। धनंजय वर्मा उसे एक स्वतंत्र कलाकृति के रूप में निरूपित करते हैं। तो डॉक्टर गोपी कृष्ण प्रसाद का कहना है कि दरअसल परती परिकथा जो है वह निश्चित रूप से रेणु का जो अपने अंचल से वहाँ के परती हो जाने का जो भाव है उसको कहता है। डॉक्टर श्यामाकांत झा रेणु की वसीयत कहते हैं परती को। तो डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद पलटू बाबू रोड का उल्लेख करते हैं। इस पुस्तक की एक विशेषता यह भी है कि यह प्रश्न और उत्तर की शैली में महिला आंचल से जुड़े जो सवाल जवाब हैं उनका भी संक्षेप में उत्तर देती है, ताकि वस्तुनिष्ठ और संक्षिप्त प्रश्नों के हिसाब से अगर कोई बात आती है या बड़े लेखों की व्याख्या करनी हो तो जो इस पुस्तक के पाठक हैं वे उसे समझ सकें, संक्षेप में समझ सकें कि क्या कुछ कहा गया है। अगर 150 शब्दों में टिप्पणी देनी हो तो उसकी भी ज़रूरत है। जिस तरह के सवाल आए हैं वो भी इसमें शामिल है और प्रश्नों के साथ उनका उत्तर भी शामिल है, और संक्षेप में महिला आंचल का कथानक भी इस पुस्तक को उल्लेखनीय बनाता है। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसे प्रकाशित किया अपने पेंगुइन स्वदेश श्रृंखला के तहत। इस पुस्तक का मूल्य
₹299 है। और पेंगुइन रैंडम हाउस को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि हिंदी के कालजयी रचनाकार की कृतियों को छात्रों की उपयोगिता के मद्देनज़र रखकर उन्होंने प्रकाशित किया है और कम मूल्य में रखा है, ताकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में रहने वाले हिंदी भाषा भाषी छात्र इस पुस्तक का लाभ उठा सकें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय, इसी जगह, किसी नई कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।